नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रतन पसरीचा अपनी नई कहानी काला बिल्ला के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। इंसानी फिलॉसफी का एक पहलू ये भी है कि वातावरण ज़रूरतों, काम वासनाओं और आदतों का निर्माण करता है, या फिर यूँ कहें कि ज़रूरतें, काम वासनाएं और आदतें अपने मनपसंद वातावरण का निर्माण कर लेती हैं। जंगल इस फिलॉसफी के ठीक विपरीत वातावरण को दरकिनार कर ज़रूरतों पर सरवाइव करता है। कुदरत ने इंसान को ये शक्ति बख्शी है कि वो एनिमल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर ले, या फिर इलाके में जंगली आवारा कुत्तों ने तहलका मचा रखा था। रात होते ही वो झुंड बनाकर निकलते और किसी न किसी घरेलू पालतू जानवर को अपना शिकार बना डालते। अमूमन पालतू बिल्ले, बिल्लियां और उनके बच्चे इनके निशाने पर रहते। लोग उनसे इतने आतंकित थे कि अपनी पालतू बिल्लियों की सुरक्षा के लिए शाम ढलते ही खिड़कियां, दरवाजे बंद कर देते। इंसान हो या जानवर, आजादी सबको प्रिय है, सबका स्वभाव है। इलाके की पालतू बिल्लियां रात होते ही बिल्डिंगों के आसपास बिलों में दुबके चूहों से आंख मिचोली खेलने के लिए छटपटाने लगती। ऐसे में इंसानी चूक कहिए या महानगरों के छोटे छोटे फ्लैटों में बंद बाशिंदों को पर्याप्त हवा ना मिल पाने की कसक, नजर हटते ही दुर्घटना घट जाती। कभी ना कभी कोई ना कोई खिड़की खुली रह जाती और एक आध बिल्ली या उसका बच्चा इन दरिंदों की भेंट चढ़ जाता। कालू नाम था उसका। हमारे इलाके में वो इसी नाम से फेमस था। जैसा नाम वैसा रंग भी। शायद इसी शाम वर्ण की वजह से उसे यह नाम मिला होगा। पूरे शरीर पर जगह जगह चोट के निशानों के बावजूद बेखौफ नीडर ये बिल्ला रात बेरात अपने इलाके में निकलता, पालतू बिल्लियों वाले घरों में खिड़की खुली मिलते ही झट से दबे पांव प्रवेश कर जाता, उनके लिए कटोरों में रखा खाना चट कर जाता और अपनी मनपसंद बिल्ली से नैन मटक्का भी कराता। इलाके में गाहे बगाहे कालू की मुठभेड़ जंगली कुत्तों से हो चुकी थी, परंतु हर बार अपनी जबरदस्त फुर्ती और चीते जैसी स्पीड के चलते छुटपुट जख्म लिए वो बच निकला था। इलाके के हट्टे कट्टे पालतू बिल्ले भी उसके आगे दुबक जाते और भिड़ने की हिम्मत तक न जुटा पाते। एक छत्र राज कर रहा था ये जंगली हमारे इलाके की बिल्लियों पर। इलाके की बिल्लियां भी उसकी दीवानी थी। मदमस्त चाल के साथ मियाओं की आवाज करते हुए जब वो किसी फ्लैट में एंटर करता, बिल्लियां सम्मोहित सी हो जाती और मालिक की इंस्ट्रक्शंस को दरकिनार करते हुए झट से उसके पास पहुंच जाती। पिछले कुछ दिनों से उसने मेरे घर भी आना शुरू कर दिया था। मीनू उसे देखते ही बावली सी हो जाती। चप्पलों से बचते बचाते वो निकल तो जाता, परंतु अगली बार मिलने के वादे के साथ। मेरे लिए अचरज की बात यह थी कि दोनों में उम्र का एक बड़ा अंतर होने के बावजूद मीनू की उससे मिलने की आतुरता कभी कम नहीं हुई। संडे को घर में चहल पहल कुछ ज्यादा ही थी। मीनू ने दो खूबसूरत बच्चों को जन्म जो दिया था। मेरी महिला मित्र ने YouTube से वीडियो देखकर खुद इस जंगली पालतू बिल्ली की डिलीवरी करवाई थी। कपास जैसे कोमल और हल्के फुल्के इन बच्चों के हाथ में आते ही उसका और उसके छोटे भाई की खुशी का ठिकाना ना था। बड़े चाव से बच्चों का नामकरण हुआ, रॉकी और एवा। 1 साल की टीनेज मीनू ने जैसे ही होश संभाला, वो तुरंत इन बच्चों को मुंह में दबाए फ्रिज के ऊपर से होते हुए किचन की परछत्ती पर जा चढ़ी। अगले 20 दिन तक वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए ही नीचे आती और भोजन समाप्त होते ही परछत्ती पर जा चढ़ती। बच्चों को चूमती, चाटती, दूध पिलाती और अंधेरी परछत्ती पर उन्हें अपनी देह में समेटे मातृत्व सुख का अनुभव करती प्रतीत होती। बच्चे थोड़े बड़े क्या हुए, मीनू को पर लग गए। अब वो अपना ज्यादा समय घर से बाहर ही बिताने लगी थी। जंगली बिल्ली थी तो मैंने भी उसकी आजादी में खलल ना डालने का निर्णय ले लिया। हाँ, बच्चों पर मैं विशेष निगरानी रखता था।
कि कहीं वो जंगली कुत्तों का शिकार ना हो जाए। शाम होते ही जैसे ही मीनू घर में खाना खाने आती, मैं खिड़की दरवाजे बंद कर देता। मीनू रात को बाहर जाने के लिए कितना भी मचलती, मैं खिड़की नहीं खोलता। कालू महाशय यदा कदा खिड़की के बाहर ग्रिल पर चढ़कर रुआंसी सी आवाज निकालकर मीनू को बुलाते या शायद भोजन के लिए गुजारिश करते प्रतीत होते। कभी कभार मेरा दिल पसीज जाता तो मैं बाहर ग्रिल पर कैट फूड का कटोरा रख देता, भोजन और मनपसंद बिल्ली। मुझे लगता है जानवर को इससे ज्यादा जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता। कालू दिन में भी ग्रिल के आसपास ही मंडराने लगा था। इंसान हो या जानवर, बंदिशें बर्दाश्त करना शायद ही किसी को सुहाता होगा। तो एक रात मौका मिलते ही मीनू घर से ऐसी भागी कि वो फिर कभी दिखाई ही नहीं दी। खुले आकाश के नीचे दूर किसी चौल की मुंडेर पर चलते हुए दोनों सुकून महसूस कर रहे थे। अगले कई दिनों तक दोनों प्रेम की पींगों में झूमते रहे, मस्त चाल से चलते हुए। कभी वो रुक कर एक दूसरे को चूमते, कभी अटखेलियां करते हुए, अल्टी पल्टी मारते हुए एक दूसरे को आगोश में समेटने का प्रयास करते, और कभी ठंडी हवाओं के थपेड़ों को आत्मसात करते हुए चौल की लाल टप्पर वाली छतों पर दुबक कर चिपक कर सो जाते। कभी कभार तो मीनू छोटे बच्चों की तरह पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हुए कालू को छका डालती, और फिर बिल्डिंग की किसी ऊंची रेलिंग पर चढ़कर मुड़कर देखते हुए ये कहती प्रतीत होती कि मिस्टर कालू, अब दिखाओ मुझे पकड़कर। प्रौढ़ कालू के थक कर बैठ जाने पर वो खुद ही कूदती फांदती उसके पास आ जाती और चूमने लगती। गर्दन को चुंबनों की बौछार से ऊपर दाएं बाएं घुमाता कालू तो जैसे सातवें आसमान पर जा पहुंचा था। पूर्णिमा की रात थी, चांद अपने पूरे शबाब पर था। जो लोग मेडिटेशन का ज्ञान रखते हैं वो ये मानते हैं कि चांद का सीधा प्रभाव तमाम पृथ्वी पर पड़ता है, सबसे ज्यादा जल पर। समुद्र में उछाल चरम सीमा पर होता है, क्योंकि मानव शरीर में औसतन 60% जल की मात्रा है, तो उनका भी इसके प्रभाव से बचना नामुमकिन सा ही लगता है। जंगली जानवरों में बेचैनी इस दिन आम बात है। ह्यूमन लाइफ के इमोशंस के आंकड़े रखने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि सबसे ज्यादा सुसाइड इसी दौरान होते हैं। ध्यानी लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि जीव जंतु हो या मनुष्य, इस अवधि के दौरान वो जो भी भाव कैरी करते हैं उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। खैर, तथ्य चाहे जो भी हो, ये दोनों तो अपनी दुनिया में मग्न ही थे। दोनों प्यार के नशे में झूमते हुए, एक छत से दूसरी छत लांघते हुए, ठंडी ठंडी बयार का स्वाद चखते हुए, कभी धीरे तो कभी तेजी से एक दूजे का अनुसरण कर रहे थे कि अचानक मीनू रुकी। उसने नजाकत से गर्दन घुमाकर कालू की ओर देखा, तो वो भी निमंत्रण के आवेग को महसूस करते हुए, सीना चौड़ा करते हुए झट से उसके पास पहुंच गया, और फिर नशीली आंखों से एक दूसरे को देखते हुए दोनों में चुंबनों का आदान प्रदान शुरू हो गया। राम जाने ये चांदनी रात की शीतलता का असर था या नए नए प्रेम की अनुभूति का एहसास। दोनों सुध बुध खोकर, समय सीमा भूल इसी मूवमेंट में खोए रहे। थोड़ा आपे में लौटते ही आदतन मीनू का मन चूहों के साथ आंख मिचोली का हो आया। वो झट से सोसाइटी के खुले कंपाउंड की ओर बढ़ चली, जहां चूहों के ढेरों बिल थे। कालू लगभग यंत्र चालित अवस्था में उसके पीछे पीछे हो लिया। जैसे ही मीनू के चरण इस प्रांगण में पड़े, चूहे झटपट अपने अपने बिलों में जा घुसे, और फिर शुरू हुआ वो खेल जिसका इंतजार शायद इन सबको ही रहता होगा। चूहे बारी बारी से बिलों से बाहर झांकते और मीनू के पास आते ही झट से अंदर जा छुपते। मीनू एक बिल से निपटकर पलटती तो दूसरे बिल का चूहा गर्दन बाहर निकाल उसे चिढ़ाता सा प्रतीत होता। मीनू झट से उछलकर दूसरे बिल के पास जा पहुंचती। ये खेल पिछले खेल की एक्सटेंशन था, नहीं कह सकता, परंतु मीनू इसमें बहुत आनंदित थी। कालू का इस खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो दूर एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाए एकटक लुक्का छुपी के इस खेल का, या यूं कहें कि मीनू की इस एनर्जी का लुत्फ उठा रहा था कि तभी अनहोनी घट गई। सोसाइटी कंपाउंड को चारों तरफ से जंगली कुत्तों ने घेर लिया।
चमकते प्रांगण से बच निकलने का कोई भी रास्ता दोनों को सूझा ही नहीं। बिजली की चमक से भी तेज अचानक हुए इस अटैक को संभालना दोनों के लिए भारी पड़ता जा रहा था। आज कुत्ते कुछ ज्यादा ही खूंखार हो गए थे। काफी देर तक नोच खसोट का ये खेल जारी रहा। बुरी तरह से जख्मी कालू तो किसी तरह अंधेरे रास्ते की ओर निकल गया, परंतु बेदम मीनू इनके हत्थे चढ़ गई। जंगल के नियम बड़े ही स्पष्ट हैं। लड़ो, मरो या भागो। भावनाओं को हवा होते यहां देर नहीं लगती। परिस्थितियां और आपका दमखम ही ऐसी स्थिति में आपके जीवन और मृत्यु का निर्णायक है। अगले 4-5 दिन कालू के लिए मेंटल ट्रॉमा और शारीरिक दुर्बलता से लबरेज थे। वो उदास एक गली से दूसरी गली भटकते हुए यहां वहां पड़ा रहा। उसके जख्मों से खून रिस रिस कर उसकी शारीरिक पीड़ा की गवाही देता रहा। यदा कदा वो इसे जीभ से चाट कर साफ करता रहा। इंसान हो या जानवर, भूख दोनों की ही पहली जरूरत है। कालू को मेरे घर की याद हो आई। यूं तो महानगरों में बिजली कभी कभार ही जाती है, परंतु आज उसका भाग्य अच्छा था। रात के 2 बजे थे। गर्मी से बचने के लिए मैंने खिड़की का कपाट खोल दिया। मौके का फायदा उठा बची कुची एनर्जी को समेट उसने ग्रिल पर छलांग लगाई और दबे पांव खिड़की के रास्ते अंदर आ गया। रॉकी उसे देखते ही टेबल के नीचे जा छुपा, जबकि एवा फ्रिज के पास एक प्लास्टिक स्टूल के कॉर्नर में जा दुबकी। कालू ने इत्मीनान से कटोरे में रखा खाना डकारा, दूसरे कटोरे से जी भरकर पानी पिया। शारीरिक स्फूर्ति का एहसास उसकी बदली चाल से किया जा सकता था। वो वापस खिड़की पर लौटने ही वाला था कि उसकी निगाह स्टूल के पास दुबकी एवा पर जा पड़ी। अनायासी बाहर जाने का रास्ता उसके लिए अनजान हो गया। वो धीरे से चलते हुए एवा की तरफ बढ़ा और उसके पास पहुंचकर वो उसे सूंघने लगा। एवा चुपचाप बैठी उसकी हरकतों का अवलोकन करती रही। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो अचानक फ्रिज पर छलांग लगाकर पछत्ती पर जा चढ़ी। कालू भी तुरंत ही उसके पीछे पीछे हो लिया। मैं नहीं जानता ये एवा के मौन समर्थन का प्रभाव था या भरे पेट नैसर्गिक जानवरी अभिलाषा। कालू अपने हरे जख्मों का दर्द भूल गया था। महानगरों की ट्रेनों में 2 तरह की दुनिया बसती है। तमाम तरह के अभावों और तमाम तरह के भावों से पीड़ित मानवों की दुनिया। मेरा वास्ता आजकल दोनों तरह की दुनिया से पड़ रहा था। सबर्बन की लोकल ट्रेन में पहले आधे घंटे का सैंडविच मसाज वाला सफर और फिर भीड़ भरी एसी मेट्रो का स्टैंडिंग सुकून वाला सफर। कंफर्ट और नॉन कंफर्ट के इस सफर की विशेषता ये थी कि ट्रेन बदलते ही दुनिया बदल जाती। चाहे वो भाषा हो या ओढ़ी हुई सभ्यता, डिफरेंस साफ पता चलता। हाँ, भीड़ भाड़ भागम भाग दोनों जगह थी, परंतु पसीने और इत्र का फर्क साफ महसूस किया जा सकता था। वातावरण जरूरतों, काम वासनाओं और आदतों का निर्माण करता है। भाऊ के फेमस 2-2 वड़ा पाव डकारने के बाद हमेशा की तरह मेट्रो टिकट काउंटर की कतार में लगकर मैंने ऑनलाइन पे किया और प्रिंटेड टिकट लेकर लंबी कतार और फिर एक्सेलरेटर से होता हुआ भीड़ भरी मेट्रो में जा चढ़ा। अब क्योंकि मुझे अंतिम स्टेशन से 1 स्टेशन पहले उतरना था, तो मैं भीड़ को चीरते हुए बीच के पिलर के पास जगह बनाते हुए टेक लगाकर खड़ा हो गया। अगले स्टेशन पर भीड़ कुछ बढ़ी तो एक 18-20 साल की युवती मुझसे आ सटी, या यूं कहूं कि मैं उससे जा सटा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके बालों से उठती भीनी खुशबू और उसके सानिध्य ने दिमाग को सुन्न कर दिया था। बेहोशी की इस हालत में मैं अनायास ही थोड़ा और आगे सरक गया। भीड़ की वजह से वो मुझसे सटे रहने को मजबूर थी या उसका मौन मूक समर्थन। मैं अपने अंदर उठते आवेगों की उत्तेजना का तीव्र अनुभव करता रहा। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने अंदर उठती इन लहरों का गौर से अवलोकन शुरू किया। ये सब छुटपुन में एक अंकल के तकिए के नीचे रखी अश्लील पुस्तक को देखने का प्रभाव था,
या बालपन में खेल खेल में जिज्ञासावश एक दूसरे को टच करने से पनपी आदत का असर, या इंटरनेट पर उपलब्ध दुनिया भर की तमाम तरह की अश्लील कहानियों और वीडियो क्लिप्स के पुनर्अवलोकन की इच्छाओं का घेराव। कारण जो भी रहा हो, एक पल को ऐसा लगा जैसे मैं भी काला बिल्ला हो गया हूँ।